नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारी अपनी इकोनॉमी की, उन छिपे हुए नियमों की जो असल में हमारी जेब से लेकर पूरे देश की किस्मत तय करते हैं। ये एक तरह का खेल है, तो क्यों ना इसके नियम समझे जाएं? कभी ऐसा लगा है कि हम सब एक ऐसे खेल में हैं जिसके नियम हमें ठीक से पता ही नहीं। मतलब चारों तरफ कुछ हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, पर ये सब होता कैसे है? आज हम इसी आर्थिक पहेली के कुछ सबसे जरूरी नियम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस खेल का सबसे पहला, सबसे बुनियादी नियम है कमी, मतलब स्कार्सिटी। हमारी ख्वाहिशें वो तो अनलिमिटेड है। एक अच्छा घर चाहिए, लेटेस्ट फोन भी, और हाँ, वो सब कुछ जो हमारे पड़ोसियों के पास है। लेकिन दुनिया में जो रिसोर्स हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई भी सामान, वो लिमिटेड है, सीमित है। और बस इसी एक सच्चाई की वजह से इकोनॉमिक्स जैसा पूरा सब्जेक्ट बना है। अब जब हर चीज लिमिटेड है तो हमें चुनना पड़ता है, चॉइस बनानी पड़ती है। चलिए रवि से मिलते हैं। रवि के पास आज रात को सिर्फ 3 घंटे हैं। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो नई वेब सीरीज देख ले या फिर अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ ले। मान लीजिए उसने वेब सीरीज देखने का फैसला किया, तो उसने क्या खोया? उसने अच्छे मार्क्स लाने का मौका खो दिया। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी कुर्बानी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक चीज को पाने के लिए जो दूसरी सबसे अच्छी चीज छोड़नी पड़ती है ना, वही उसकी असली कीमत है। अब जरा सोचिए, जब हम सब करोड़ों लोग रोज अपनी अपनी पसंद से छोटे बड़े फैसले लेते हैं, तो एक अदृश्य, एक इनविजिबल सिस्टम अपने आप बन जाता है। इसी को हम कहते हैं बाजार या मार्केट। और मजे की बात यह है कि इसे चलाने के लिए कोई राजा या सरकार ऊपर से ऑर्डर नहीं दे रही। इसे एक अकेली ताकत चलाती है, जिसे महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने नाम दिया था द इनविजिबल हैंड। ये लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों का एक ऑटोमेटिक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। चलिए इस इनविजिबल हैंड को भारत के सबसे इमोशनल टॉपिक से समझते हैं, प्याज। हाँ, प्याज। मान लीजिए आज प्याज का दाम है 20 रुपए किलो। सब ठीक है, सब खुश हैं। फिर अचानक जोरदार बारिश होती है और आधी फसल बर्बाद हो जाती है। अब क्या हुआ? बाजार में प्याज की सप्लाई धड़ाम से नीचे आ गई। लेकिन लोगों को तो अपनी सब्जी में प्याज डालना ही है, मतलब डिमांड तो उतनी ही है। तो नतीजा क्या होगा? वही 20 रुपए वाला प्याज अब 100 रुपए किलो पर पहुंच जाता है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। ये जो 100 रुपए का प्राइस टैग है ना, ये एक सिग्नल है। किसानों को ये सिग्नल मिलता है कि अरे वाह, प्याज में तो जबरदस्त मुनाफा है। तो अगले साल क्या होता है? हर कोई प्याज उगाता है। बाजार में इतना प्याज आ जाता है कि सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाती है और कीमत गिर के 10 रुपए किलो पर आ जाती है। बस यही है सप्लाई और डिमांड का खेल। सोचिए जरा, अगर आज भी वो पुराना जमाना होता बार्टर सिस्टम वाला, मतलब जूते के बदले गेहूं और गेहूं के बदले कपड़ा, कितना मुश्किल हो जाता सब कुछ। इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानों ने शायद अपना सबसे बड़ा आविष्कार किया, पैसा। पैसा असल में कुछ नहीं है, बस लेन देन का एक जरिया है, एक टूल है। और इसकी सारी कीमत सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे पर टिकी है। और पैसे के इस पूरे सिस्टम को, इस मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने बनाए बैंक। अब हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि बैंक हमारे पैसों के लिए एक सुरक्षित तिजोरी है, एक लॉकर है। पर सच कहूं, ये सबसे बड़ा झूठ है जिसे हम सच मानकर चलते आए हैं। तो फिर बैंक असल में करते क्या है? चलिए देखते हैं। अमित को एक कार लोन चाहिए, 1 लाख रुपए का। वो बैंक जाता है। अब बैंकर किसी तिजोरी से नोटों की गड्डी निकालकर अमित को नहीं देता। नहीं, वो बस अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है, 1 लाख रुपए, और ये अमाउंट अमित के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देता है। और बस उसी पल एक बटन दबाते ही सिस्टम में नया पैसा बन गया, हवा से। इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। और ये जानना जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर नया पैसा इसी तरह बनता है। लेकिन एक मिनट, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, उस पर एक खामोश चोर लगातार काम कर रहा होता है। ये एक ऐसा अदृश्य शिकारी है जो चुपके चुपके हमारी दौलत को खा जाता है। और इसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इसे समझने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की डोसा इकोनॉमिक्स से बेहतर कुछ नहीं है। चलिए अमित की कहानी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए अमित के पास बैंक में 100 रुपए हैं। बैंक ने उसे साल भर में 10% का ब्याज दिया, तो अब उसके पास कितने हुए? 110। अमित तो खुश है कि उसके पैसे बढ़ गए। लेकिन एक और चीज हुई है। जिस डोसे को वो पिछले साल 100 रुपये में खरीद सकता था,
12% महंगाई की वजह से अब उसी डोसे की कीमत हो गई है 112 रुपए। तो अब सवाल ये है, अमित ने 10 रुपए कमाए तो सही, पर क्या वो अब वो डोसा खरीद सकता है? जवाब है नहीं। कागज पर तो उसके पैसे बढ़े, पर असल में उसकी खरीदने की ताकत, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। वो पहले से असल मायनों में थोड़ा और गरीब हो गया। यही है महंगाई का पूरा खेल, एक तरह का भ्रम। चलिए अब एक और छिपे हुए खिलाड़ी की बात करते हैं। एक ऐसा टैक्स जो हम सब देते हैं लेकिन अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि हम उसे चुका रहे हैं। ये है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, क्या ये पता है कि भारत में सिर्फ 2 से 3% लोग ही डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं? सिर्फ 2-3%। तो फिर सवाल उठता है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, सेना के लिए इतना पैसा आता कहाँ से है? जवाब छिपा है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो टैक्स जिसे हर कोई चुकाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, एक बहुत बड़ा कैच है। सोचिए, जब मुकेश अंबानी 50 रुपए का एक स्नैक का पैकेट खरीदते हैं और एक दिहाड़ी मजदूर भी वही सेम पैकेट खरीदता है, तो दोनों ने टैक्स कितना दिया? दोनों ने बराबर टैक्स दिया, क्योंकि उस 50 रुपए में जीएसटी पहले से ही शामिल है। और यहीं पर हमें इस सिस्टम की असलियत दिखती है। दोनों ने टैक्स तो बिल्कुल एक बराबर दिया, लेकिन उस मजदूर के लिए जिसके दिन की कमाई ही कुछ 100 रुपए है, उस टैक्स का बोझ अंबानी के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा भारी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का वो पहलू है जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे खेल को, इस पूरी इकोनॉमी को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए एक नेशनल स्कोरबोर्ड बनाया गया है। इसे हम कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक तरह से ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत नापने का थर्मामीटर है। लेकिन इस स्कोरबोर्ड में, इस थर्मोमीटर में एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी खामी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक सब नज़रअंदाज करते हैं। और इस खामी को समझने के लिए हमें मिलना होगा मीना से। मीना 39 साल की एक होम मेकर हैं। मीना सुबह से लेकर रात तक घर में बिना रुके काम करती हैं। वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रोफेशनल शेफ हैं, अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर हैं, घर के बड़ों के लिए एक नर्स हैं और पूरे घर के बजट के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। अगर इन सारे कामों के लिए बाहर से किसी को काम पे रखा जाए तो महीने का बिल कम से कम 40,000 रुपये तो आएगा ही। पर क्योंकि मीना को इस काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, हमारी जीडीपी उनके इस सारे काम की कीमत क्या गिनती है? 0, 0। इस अजीब विरोधाभास को देखिए। अगर अमित बाहर जाकर 500 रुपए का जंक फूड खरीदता है तो देश की जीडीपी 500 रुपए से बढ़ जाती है। इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात है। पर अगर मीना घर पर पूरे दिन मेहनत करके अपने परिवार के लिए पौष्टिक, सेहतमंद खाना बनाती है तो जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ता। जीडीपी बढ़ती नहीं है। मतलब जीडीपी हमें ये तो बताता है कि देश को बुखार है या नहीं, पर बीमारी की असली वजह क्या है ये अक्सर छुपा लेता है। तो ये जो इकोनॉमिक मैट्रिक्स है, ये हमारे चारों तरफ है। स्कोरबोर्ड की इन कमियों से लेकर पैसों के इस भ्रम तक और उन छिपे हुए टैक्स तक जिन्हें हम रोज देते हैं। अब जब इस खेल की कुछ नियम हमारे सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन सच्चाइयों को जानने के बाद कोई भी अपने आर्थिक फैसलों के बारे में क्या अलग तरह से सोचेगा।